अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द एफके एमबीबीएस क्लब। आज हम पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं और जो ब्लड सेल्स हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, जितने भी हैं, ग्लोमेरुलोसाइट, मोनोसाइट, जितने भी सेल हैं वो कैसे बनते हैं। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपायोसिस कि एरिथ्रोपायोसिस की स्टेजेस कितनी हैं और उसको हम तफसीलन से पढ़ेंगे। ये टॉपिक अहम है आपको समझने के लिए और एससीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत अहम है। चलो हम शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल कि रेड ब्लड सेल कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ बनते हैं। अगर आप देखो तो वैसे हमें तो पता है कि बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन चंद जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वहाँ हमें डिफरेंट जगहों पे बनते हैं और हम पढ़ते हैं। अर्ली वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब अर्ली वीक जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ जो अर्ली वीक्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीक्स, तो वहाँ कहाँ बनते हैं, वहाँ यॉर्क सैक बना रहा होता है। तो फिर उसके बाद मिडल ट्राइमेस्टर ऑफ द गेस्टेशन, जो हमारा 3 to 6 मंथ है, 3 to 6 मंथ, क्योंकि मिडल ट्राइमेस्टर उसने कहा है ऑफ द गेस्टेशन, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट 3 मंथ एंड लास्ट 3 मंथ, लास्ट जो ट्राइमेस्टर वो लास्ट 3 मंथ, क्योंकि ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। तो मिडल ट्राइमेस्टर मतलब 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ में कहाँ बन रहा होता है कि वो लीवर, जो कि मेन ऑर्गन, ज़्यादा लीवर बना रहा होता है रेड ब्लड सेल। फिर उसके बाद स्प्लीन बना रहा होता है, फिर लिम्फ नोड, ये सारे मिलके रेड ब्लड सेल बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट मंथ ऑफ द गेस्टेशन, क्योंकि ऑफ लास्ट मंथ ऑफ द गेस्टेशन एंड आफ्टर बर्थ टिल 5 ईयर, ये कौन कौन बना रहे होते हैं? बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स के लास्ट मंथ ऑफ द गेस्टेशन, जो कि गेस्टेशन मतलब कि 9th मंथ, लास्ट आखिरी महीने, और उसके बाद बर्थ के बाद और टिल 5 ईयर तक हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो सारी बोन्स के बोन जो अंदर बोन मैरो होता है वो सारा का सारा बना रहा होता है, रेड ब्लड सेल बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद 5 ईयर टू 20 ईयर्स, 5 से लेकर 20 ईयर्स तक कौन बना रहा होता है? मेम्ब्रेनियस बोन्स एंड प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस एंड द टिबिया। ये जो हमारी मेम्ब्रेनियस बोन होती हैं, मेम्ब्रेनियस बोन्स कौन सी हैं? ये हमारी स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, ये और प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस एंड टिबिया, ये 20 साल तक हमारी रेड ब्लड सेल बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स ओनली मेम्ब्रेनियस बोन्स बनाती हैं। मेम्ब्रेनियस बोन में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड रिब्स। ये बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार पढ़ना है, बस आपको याद हो जाएगा। अब बहुत आसान है। अर्ली वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, आपको पता है अर्ली वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना बोन्स होती हैं, न बनी होती हैं, ना कुछ, तो सिर्फ यॉर्क सैक और एमनियोटिक सैक बना होता है। तो यॉर्क सैक जो है वो बनाता है रेड ब्लड सेल, और मिडिल ट्राइमेस्टर में लीवर और स्प्लीन ये बन चुके होते हैं, तो फिर लीवर और ये तीनों रेड ब्लड सेल बनाते हैं। फिर लास्ट मंथ ऑफ द गेस्टेशन में बोन मैरो, क्योंकि लास्ट मंथ में पूरी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है और सारी बोने को वो सारे रेड ब्लड सेल बनाते हैं। फिर उसके बाद 5 साल से लेकर 20 ईयर्स तक ये सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन और टिबिया और ह्यूमरस बनाती हैं। फिर उसके 20 साल के बाद 20 ईयर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन बनाती हैं। मेम्ब्रेनस बोन मैंने आपको बताई हैं, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड रिब्स। सही है। अब और यहाँ एक सवाल बनता है कि ये रेड ब्लड सेल बनते कैसे हैं? रेड ब्लड सेल बनते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि ना, एक बुनियादी सेल बनता है, बुनियादी सेल, जिसे हम मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं या प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। ये जो स्टेम सेल है ये हमारे जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनको बनाता है, ये क्या कैसे बनाएगा कि ये मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल है। पहले ये एक कमिटेड टू द एक कमिटेड हो जाता है एक सेल के, जिसे हम कमिटेड स्टेम सेल कहते हैं, कमिटेड स्टेम सेल कहते हैं।
वो कमिटेड स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में ये कमिटेड स्टेम सेल क्या है, ये स्पेसिफिक हो जाता है हर सेल के लिए कि अगर एरिथ्रोसाइट बनाना है तो कमिटेड स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन को कहेगा कि ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बनाए, फिर उससे आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, फिर एरिथ्रोसाइट बन जाएंगे। इस तरह से वो कमिटेड स्टेम सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। जो हीमोपोएटिक मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है वो क्या, अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है फिर आगे इसमें डिवाइड हो जाता है किस किस में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट आगे डिफरेंशिएट हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स में, जो कि एरिथ्रोसाइट आगे बना जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल बन गए, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन जो है वो बनाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट आगे ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट बना देते हैं। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा आते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। सही है, मोनोसाइट आगे जाके मैक्रोफेज बनाता है। ठीक है, आगे चलें, फिर आगे आ जाएं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन क्या बनाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट आगे डिफरेंशिएट होके प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यही मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल बनाता है लिम्फाइड स्टेम सेल। ये लिम्फाइड स्टेम सेल आगे डिफरेंशिएट होकर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बना देगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कि जो कमिटेड स्टेम सेल है मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये क्या करेगा, कमिटेड स्टेम सेल बनाएगा, कन्वर्ट होगा कमिटेड स्टेम सेल में। ये बुनियादी सेल है प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये बुनियादी सेल है। ये आगे कमिटेड स्टेम सेल में चला जाएगा। कमिटेड स्टेम सेल स्पेसिफिक कर देता है जो ब्लड सेल बनाने हैं जो सेल्स बनाने हैं, रेड ब्लड सेल बनाने हैं, ग्रेनुलोसाइट बनाने हैं, मोनोसाइट बनाने हैं, प्लेटलेट्स जो भी बनाने हैं उसको आगे डिफरेंशिएट कर देता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में, और ये फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन आगे डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में, और इनके लिए दो हमें इंड्यूसर चाहिए, एक होगा ग्रोथ इंड्यूसर और एक होगा डिफरेंशिएशन इंड्यूसर। एक ग्रोथ इंड्यूसर और एक डिफरेंशिएशन इंड्यूसर। ये बहुत सिंपल है। जो ग्रोथ इंड्यूसर है इसका फंक्शन क्या है, ये सेल की ग्रोथ करवाएगा, ये सेल की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, ये सेल की करवाएगा ग्रोथ, डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। अब ग्रोथ इंड्यूसर की एग्जांपल इंटरल्यूकिन 3 है। अब आप देख लें कि ये ग्रोथ इंड्यूसर है, ये फैक्टर डिपेंड करेगा मिसाल के तौर पे कि अगर हमने रेड ब्लड सेल की तादाद को बढ़ाना है, एरिथ्रोसाइट्स की तादाद को बढ़ाना है, अगर हमने एरिथ्रोसाइट की तादाद को बढ़ाना है तो ग्रोथ इंड्यूसर क्या करेगा कि इसको सिग्नल भेजेगा मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल को, और वो क्या करेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट और एरिथ्रोसाइट की तादाद को बढ़ा देगा। और ये क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजनेशन टिश्यू ऑक्सीजनेशन हमारी कम होगी तो ये ग्रोथ इंड्यूसर इसको बढ़ा देगा। डिफरेंशिएशन इंड्यूसर का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। सिंपल इज दैट। आगे हमारा है स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपाइयोसिस। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपाइयोसिस ये अहम है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो हमारा रेड ब्लड सेल आते हैं उसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होके बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग आती हैं, क्या होंगी कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसका साइज़ बड़ा होगा। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा कि न्यूक्लियस इससे साइज से कम हो जाएगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होगा लेकिन साइज़ इसका कम हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा, और ये ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, और जब हम इसको स्टेन करेंगे विद बेसिक डाइज तो ये स्टेन हो जाता है, बेसिक डाइज से ये स्टेन हो जाता है। उसके बाद ये बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके डिफरेंशिएट होता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में। ये पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में जैसे डिफरेंशिएट होगा तो जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट तो होता है लेकिन कंडेंस होके बहुत स्मॉल साइज में हो जाता है। सही है,
तो इसमें न्यूक्लियस मज़ीद डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस साइज बहुत डिक्रीज़ होगा। और हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन दिस स्टेज, और हीमोग्लोबिन इस स्टेज में पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में अपीयर होगी, और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सही है। और इसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट आगे जाता है डिफ्रेंशिएट होके ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में। और इसमें क्या फ़र्क है कि न्यूक्लियस जो है वो लॉस्ट हो जाता है, न्यूक्लियस वो लॉस्ट हो जाता है, और इसमें कुछ रेमिनेंट बच जाते हैं, ऑर्गेनेलीज के रेमिनेंट्स बच जाते हैं, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। फिर उसके बाद ये जो है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट आगे डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइट्स में क्या होगा कि ये कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल, बहुत स्मॉल अमाउंट में बेसोफिलिक मटेरियल बच जाएगा, और थोड़े से रेमिनेंट्स बच जाएंगे गोल्गी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर क्या होगा कि जो बोन रेटिकुलोसाइट्स है ये सर्कुलेशन में आ जाता है, बोन मैरो से निकलकर ब्लड में आ जाता है। जैसे ही ब्लड में आएगा एक दो दिन सर्कुलेट करता रहेगा, फिर जाके ये डिसअपीयर हो जाता है रेटिकुलोसाइट, क्योंकि ये फिर डिफ्रेंशिएट होके एरिथ्रोसाइट बना देता है, और एरिथ्रोसाइट में ऑर्गेनेली सारी डिसअपीयर हो जाती हैं, और न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाता है। ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स बन जाता है, जो कि ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट और फंक्शन परफॉर्म करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।